नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार ज्ञानदासीस में। दोस्तों, जैसा आपको पता है कि हमने ग्रामीण विकास और परिवेश की सीरीज़ कंटिन्यू की हुई है, जिसमें कि अभी तक हम एपिसोड 1 और एपिसोड 2 देख चुके हैं, जिसमें हमने ग्राम पंचायत, उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग तथा उसकी शाखाओं, मुख्यतः राजस्व परिषद, शहर और ग्राम में समावेशन, स्थानीय स्वशासन का स्वरूप, ग्राम पंचायत और पंचवर्षीय योजनाओं का अध्ययन किया है। अब तीसरे एपिसोड में हम कृषि और पशुपालन का अध्ययन करेंगे, जो कि उत्तर प्रदेश की आगामी वैकेंसी में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से 2 या 3 प्रश्न आने की पूरी संभावना है। और यदि अभी तक आपने वो प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप उन्हें अवश्य देखिए। और इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कृषि एवं पशुपालन तथा वनस्पति। तो दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार देश की आबादी का 54.6% भाग कृषि कार्यों में से संबंधित है, यानी कृषि कार्यों में निहित है देश का 54.6% देश की आबादी। और दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि देश की जो टोटल जीडीपी है उसमें कृषि का हिस्सा है 17.4%। और 7वीं अनुसूची में कृषि को राज्य का विषय बताया गया है। 7वीं अनुसूची में कृषि को राज्य का विषय बताया गया है। दोस्तों, आपको पता होगा कि विषय 3 प्रकार के होते हैं। ऐसे विषय जिनमें केंद्र को कानून बनाने का अधिकार होता है, केंद्रीय विषय कहे जाते हैं, तथा ऐसे कानून जिसमें कि आपका स्टेट को कानून बनाने का अधिकार होता है, स्टेट के विषय कहे जाते हैं। किंतु कुछ ऐसे कानून होते हैं जिसमें कि स्टेट और केंद्र दोनों को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त होता है, तो ऐसे विषय समवर्ती सूची में आते हैं। तो आपका कृषि राज्य का विषय है, किंतु राष्ट्रीय कृषक आयोग जिसकी स्थापना 2004 में हुई थी, तो उसने कृषि को समवर्ती सूची में किए जाने की सिफारिश की थी, किंतु अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। अगर आपसे कोई पूछेगा कृषि किस विषय के अंतर्गत आता है, तो कृषि 7वीं अनुसूची में कृषि को राज्य के विषय के अंतर्गत आता है। और दोस्तों, भारतीय सरकार द्वारा किसानों हेतु 2007 में राष्ट्रीय किसान नीति को मंजूरी दी गई। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि राष्ट्रीय किसान नीति को कब मंजूरी दी गई, तो 2007 में। अच्छा, अब भारत गवर्नमेंट के प्रमुख कदम जो कि भारतीय कृषि हेतु उठाए गए हैं। तो दोस्तों, भारत गवर्नमेंट ने मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत की थी। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत, दोस्तों, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत कब हुई, ये मैं आपको मृदा के चैप्टर में बताऊंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है ये। तो दोस्तों, अभी मैं बता देता हूँ कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत राजस्थान में 2015 में हुई थी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और दोस्तों, प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय कृषि बाजार, किसान क्रेडिट कार्ड भारतीय गवर्नमेंट के कुछ प्रमुख कदम थे जो कि भारतीय कृषि को उन्नति प्रदान करने की दृष्टि से उठाए गए थे। और दोस्तों, इसी क्रम में ICAR की स्थापना की गई। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद 1929 में इसकी स्थापना की गई। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका हेड ऑफिस है आपका नई दिल्ली में। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और दोस्तों, ICAR की 101 शाखाएं हैं तथा ICAR ने 71 कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना की है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दोस्तों, ICAR उन्नत कृषि, पशुपालन, कृषि क्षेत्र तथा उससे संबंधित जो क्षेत्र हैं, कृषि से संबंधित जो क्षेत्र हैं, उनमें मार्गदर्शन का सर्वोच्च निकाय है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दोस्तों, ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, ये इसका पूरा नाम आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। भारत के अंतरिम मंत्रिमंडल 1947 में कृषि खाद्य मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ये पॉइंट आपको याद रखना है। जो भारत के अंतरिम मंत्रिमंडल 1947 में कृषि एवं खाद्य मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, तथा स्वतंत्र भारत के प्रथम कृषि मंत्री पंजाब राव देशमुख थे। कौन? स्वतंत्र भारत के प्रथम कृषि मंत्री पंजाब
राव देशमुख थे। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है दोस्तों। अब भारत में जो क्रॉप्स हैं उनको कितने तरीके से वर्गीकृत किया जा सकता है। तो दोस्तों भारतीय फसलों को अध्ययन की दृष्टि से 4 भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो ऋतुओं के आधार पे, दूसरा पौधों के जीवन चक्र के आधार पे, तीसरा है भूमि के आधार पे और चौथा है आर्थिक आधार पे। तो अभी हम बात करते हैं ऋतुओं के आधार पे। तो ऋतुओं के आधार पे आप बचपन से देखते आ रहे हैं कि फसलों को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। एक तो होता है जायद, खरीफ और रबी। दोस्तों जो जायद होती है इसके अंतर्गत खीरा, तरबूज ऐसी चीज़ें आती हैं जिनमें कि पानी की अधिकता होती है, क्योंकि ये शुष्क मौसम होता है और इसमें पानी की अधिकता होती है जो कि व्यक्तियों में पानी की आपूर्ति को सुनिश्चित करती है। दोस्तों मार्च अप्रैल में बोई जाती हैं। अत्यधिक गर्मी और शुष्क हवा सहने की क्षमता होती है इनमें। और खरीफ, अब बात करते हैं खरीफ की। जुलाई और अक्टूबर में बोई जाती हैं। इन फसलों की बुआई के समय ज़्यादा तापमान और आर्द्रता तथा पकने के समय शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है। चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तंबाकू, जूट, कपास, गन्ना इसके अंतर्गत आते हैं। रबी अक्टूबर में बोई जाती है, अप्रैल के महीने में काटी जाती है। बुआई के समय कम तापमान तथा कटाई के समय ज़्यादा तापमान की आवश्यकता होती है। गेहूँ, जौ, चना, सरसों, मटर आदि इसके अंतर्गत आते हैं। अच्छा दोस्तों अब देखते हैं जीवन चक्र के आधार पे। तो जीवन चक्र के आधार पे भी फसलों को 3 भागों में बांटा गया है। 1 वर्षीय, द्विवर्षीय, बहुवर्षीय। 1 वर्षीय वह फसलें जो 1 वर्ष की होती है, जैसे गेहूँ, चना, जौ, सोयाबीन, सूरजमुखी। और द्विवर्षीय वे जो 2 वर्ष की होती हैं, जैसे चुकंदर, जो कि प्रश्नार्थ इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई बार पूछा भी गया है कि चुकंदर कितने वर्ष की फसल है, तो ये द्विवर्षीय क्रॉप है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अच्छा बहुवर्षीय भी फसलें होती हैं, जैसे नेपियर ग्रास, रोशन आदि। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अच्छा अब दोस्तों देखते हैं क्रॉप का डिवाइडेशन भूमि के आधार पे। तो भूमि के आधार पे भी डिवाइडेशन 3 प्रकार से किया जा सकता है। एक तो हल्की भूमि, भारी भूमि की फसलें और मध्यम भूमि की फसलें। हल्की की फसलों में बाजरा, मूंग, ककड़ी, खरबूजा, मूंगफली आते हैं तथा भारी भूमि की फसलों में कपास और धान आते हैं। मध्यम भूमि की फसलों के अंतर्गत ज़्यादातर सब्जियां आती हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दोस्तों मेरी एडवाइस मानिए तो आप वीडियो को पॉज करते हुए इसका नोट्स बनाते जाइए। मैं तो इसका नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करूँगा, आप वहाँ से इसे प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों आर्थिक दृष्टिकोण के आधार पर अगर देखा जाए तो अनाज की फसलों के अंतर्गत गेहूँ और धान आता है। मोटे अनाज में ज्वार, बाजरा, मक्का, कोंदो, काकून आदि आता है। दलहनी में चना, मूंग, मटर, मसूर, सोयाबीन, अरहर आदि आते हैं। चारे की फसल के अंतर्गत बरसीम, ज्वार ये सभी आते हैं। रेशे वाली फसलों के अंतर्गत कपास, जूट, सनई ये वस्त्र बनाने के में उपयोग होती हैं। चीनी बनाने की जो फसल होती है जैसे चुकंदर, गन्ना, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अच्छा दोस्तों अब बात करते हैं शिफ्टिंग यानी कि झूम खेती। दोस्तों जब कोई एक खेत होता है, इसमें 1 वर्ष कोई फसल उगाई जाती है, फिर आगामी 2-3 वर्षों हेतु उसमें कुछ नहीं किया जाता, उसे ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, जिससे कि खेती को रिकवर होने का टाइम प्राप्त हो जाता है, यानी कि वो अधिक उपजाऊ हो जाती है। तो यह मेथड झूम खेती कहलाती है। भारत के पूर्वोत्तर भागों में यह अधिक मात्रा में की जाती है। भारत के पूर्वोत्तर भागों में यहाँ पे यह अधिक मात्रा में की जाती है, जिसमें कि असम, मेघालय आपका ये प्रदेश आते हैं। तो ये चीज़ होती है झूम खेती। झूम खेती को अंग्रेजी में शिफ्टिंग कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आप हमेशा इसे याद रखिए। दोस्तों अब बात करते हैं प्लांटेशन यानी कि रोपड़ खेती। रबर, चाय, कहवा, नारियल इसमें बड़े बड़े पौधे लगाकर खेती की जाती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब दोस्तों देखते हैं रेचिंग। रेचिंग क्या होती है? रेचिंग दोस्तों वह खेती होती है जिसमें कोई खेत होता है, इसमें ऐसी फसल बो दी जाती है जिसे जानवर खा सकते हैं और वो खाने के बाद पुनः दोबारा से तैयार हो जाती है। तो ये फसल मुख्यतः चारागाह के रूप में प्रयोग की जाती है। तो ये भारत के पर्वतीय व पठारी क्षेत्रों में अधिकतर उगाई जाती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने नोट्स में सभी कुछ दिया हुआ है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दोस्तों कृषि से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्रांतियाँ हैं जो कि उस वस्तु विशेष का उत्पादन अत्यधिक इंक्रीज करने हेतु यूज की गई हैं।
और भारत में मनाई गई हैं, जिसमें कि आपकी जैसे हरी क्रांति है जो कि मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। अच्छा, ये क्रांति कब प्रारंभ हुई, क्यों प्रारंभ हुआ, किस स्टेट से इसका शुभारंभ किया गया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपका ISPCS का विषय है। आपको ये याद रखना है कि कौन सी क्रांति किस चीज़ से संबंधित है। भूरी क्रांति उर्वरक से संबंधित है, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, हरित क्रांति अनाज उत्पादन से संबंधित है, ऑपरेशन फ्लड दूध उत्पादन से संबंधित है, 1970 में इसकी शुरुआत हुई थी। रजत क्रांति अंडा एवं मुर्गी से संबंधित है। इंद्रधनुषी क्रांति जितनी अन्य क्रांतियां हैं उस सभी पे नज़र बना के रखती है। पिंक क्रांति यानी कि झींगा से संबंधित है। तो दोस्तों ये क्रांतियाँ आपको याद रखनी है, जितनी इंपॉर्टेंट है मैंने यहाँ पे दे दी है, होने को तो ये बहुत हैं किंतु आप इतनी ही याद रखिए। दोस्तों कुछ प्रमुख शब्द हैं जो कि हमेशा आपसे पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछा जाता है कि सेरीकल्चर, ये रेशम कीट पालन से संबंधित है। मेरीकल्चर, ये समुद्री जीव के उत्पादन से संबंधित है। एपीकल्चर, शहद उत्पादन एवं मधुमक्खी पालन से संबंधित है। तो दोस्तों ये जो प्रमुख शब्द हैं ये आपको याद रखने हैं, आप ये अपना नोट्स तैयार करते जाइए। तो दोस्तों अब नेक्स्ट देखते हैं वनस्पतियों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया जा सकता है। दोस्तों अभी हमने फसलों का वर्गीकरण देखा था, अब हम देखेंगे वनस्पतियों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया जा सकता है। तो हम वनस्पतियों को 6 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, 6 भागों में। एक होता है आपका घास परिवार, दूसरा होता है कंपोजिट परिवार, तीसरा होता है चीना पोडोसी परिवार, चौथा होता है मटर परिवार, पांचवा होता है रेडिएसी परिवार, छठा होता है कपास परिवार। तो ये नाम आपको याद रखने हैं और किस परिवार में कौन सी फसल आती है ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। आपका यहाँ पे चीना पोडोसी परिवार और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। चीना पोडोसी परिवार से आपका वीडियो के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था, पूछा गया कि चुकंदर किस परिवार के अंतर्गत आता है। तो चुकंदर आपका चीना पोडोसी परिवार के अंतर्गत आता है। प्याज लहसुन रेडिएसी परिवार के अंतर्गत आता है। और कंपोजिट परिवार में सूरजमुखी, गेंदा, बायसुरी ये 3 चीज़ें आती हैं। तो दोस्तों ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और गेहूँ, जौ, धान, मक्का ये सभी घास परिवार के अंतर्गत आती हैं, क्योंकि इनकी जो वृद्धि होती है घास के तरीके से होती है। और मटर परिवार में आपकी ऐसी फसल आती हैं जो कि 2 खंड होते हैं, ऐसी फसल जिनमें 20 से 2 खंड हो जाते हैं, ऐसी फसलें आती हैं जैसे मटर, चना, मूंग, मसूर, सोयाबीन आदि। और कपास में कपास, पटसन, भिंडी ये सब आती हैं। दोस्तों अब हम वनस्पतियों को मृदा के आधार पर डिवाइड करेंगे। वनस्पतियों को मृदा के आधार पर 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक तो वो होती हैं मृदा पीएच के आधार पे और मृदा कटाव के आधार पे। दोस्तों मृदा पीएच के आधार पे पुनः 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक होती है ऊसर फसलें, दूसरी होती है ऊसर में धान, जौ, बरसी, मटर आदि आती हैं, जबकि वकहीट, राई ये सभी आपकी एसिडिक क्रॉप के अंतर्गत आती हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों अब बात करेंगे मृदा कटाव के आधार पे। तो मृदा कटाव के आधार पे पुनः 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक तो वे जो मृदा कटाव को कम करती हैं और दूसरी वे जो मृदा कटाव को इंक्रीज करती हैं। तो दोस्तों मक्का, अंडी इस प्रकार की क्रॉप है जिनसे मृदा कटाव ज़्यादा होता है, और मृदा कटाव कम मूंग, मूंगफली ये सभी मृदा कटाव कम करती हैं। अच्छा, मृदा कटाव क्या है दोस्तों? तो दोस्तों जो मिट्टी की ऊपरी परत, उपजाऊ परत होती है, उसका नष्ट हो जाना मृदा कटाव कहलाता है। या कई प्रकार से नष्ट हो सकता है, जैसे वायु से भी नष्ट हो सकता है, आपकी अत्यधिक बारिश से भी नष्ट हो सकता है, या पानी के साथ मृदा की ऊपरी परत बह जाती है। अब दोस्तों हम बात करते हैं जो खेती की पद्धतियां भारत में अपनाई जाती हैं। एक होती है नम खेती, जिसे कहते हैं ह्यूमिड। तो जहां वर्षा अधिक होती है वहां पे नम खेती की जाती है, यानी कि जिन क्षेत्रों में 220 से 250 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है वहां पे नम खेती होती है। इसमें चावल, जूट, गन्ना ऐसी फसलें उगाई जाती हैं। और ड्राई खेती की बात करें तो जहाँ 50 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है वहाँ पे ड्राई खेती होती है, जैसे दक्षिण भारत और राजस्थान। उत्तर प्रदेश की बात करें तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी ड्राई खेती होती है। अच्छा, अब बात करते हैं मोनो फार्मिंग की। मोनो फार्मिंग वे क्षेत्र होते हैं जहाँ वर्ष में एक ही फसल का उत्पादन किया जाता है, क्योंकि वहाँ की जो इन्वायरमेंट है वो एक ही फसल की उत्पादन हेतु उपयुक्त है।
तो जैसे कि असम या पश्चिम बंगाल में मुख्यतः चाय की खेती की जाती है, हालांकि कुछ बहुत गेहूं या धान की खेती की जाती है, किंतु वो उतना अधिक नहीं है। आपका असम या पश्चिम बंगाल में मुख्यतः चाय की खेती होती है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दोस्तों, कृषि क्वेश्चन है, कृषि विषय है, तो कृषि किसका विषय है? कृषि राज्य सूची का विषय है। और प्याज और लहसुन संबंधित है रेडिएसी परिवार से, ये चीज़ मैंने आपको बताई है। और मृदा पीएच के आधार पर कृषि कितने प्रकार की होती है? 2। कौन सी? जो मृदा कटाव को रोकती हैं, दूसरा जो मृदा कटाव को बढ़ाती हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, किसी भूमि पर एक वर्ष में जितनी ज़्यादा फसलें उगाई जाती हैं तो उस भूमि की शस्य गहनता उतनी ही अधिक मानी जाती है। सपोज ये खेत है और ये खेत है, इसमें वर्ष में 3 फसल पैदा की जाती हैं, इसमें एक ही पैदा की जाती है, इसमें 3 पैदा की जाती है, इसमें 1 पैदा की जाती है, तो इसकी शस्य गहनता आपकी जिसमें 3 पैदा की जाती है इसकी शस्य गहनता अधिक है। नेक्स्ट वीडियो में हम शस्य गहनता सूचकांक की भी बात करेंगे। तो आप सभी वीडियोज बहुत ध्यान से देखिए और प्रीवियस वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो उन्हें अवश्य देखिए। दोस्तों, ये तो हो गई कृषि की बात। अब हम बात करेंगे पशुधन के विषय में। तो दोस्तों, जलवायु और स्थलाकृत की अनुकूलता की वजह से कृषि और कृषि के प्रमुख अंगों जिसमें पशुपालन, मत्स्य पालन, डेयरी का भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। गरीबों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुधारने में पशुओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। दोस्तों, तभी भारत में पशुओं को पशुधन की संज्ञा दी गई है। अब दोस्तों, जो पशु गणना होती है प्रत्येक 5 वर्ष में की जाती है और इसकी शुरुआत 1919-20 से हुई थी, यानी कि 1919-20 से हो गई थी। अंग्रेजों के समय से इसकी शुरुआत हो गई थी, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और दोस्तों, 2017-18 में 20वीं पशुधन गणना की गई है। 2017-18 में 20वीं पशुधन गणना की गई है, तो दोस्तों उसी का डेटा हमें याद रखना है। तो दोस्तों, ये समस्त डेटा हम भारत 2020 के आधार पर देखेंगे। भारत एक पत्रिका है जो कि इस तरह के डेटा है सबसे विश्वसनीय पत्रिका मानी जाती है। तो दोस्तों, उसी के अनुसार 20वीं पशुधन गणना के अनुसार भारत में टोटल पशुधन आबादी है 535.78 मिलियन। दोस्तों, ये चीज़ आपको ध्यान नहीं रखनी है। आपको याद क्या रखना है? याद ये रखना है कि पशुधन गणना 2012 की तुलना में 4.6% की वृद्धि हुई। दोस्तों, 2017-18 में 20वीं पशुधन गणना हुई, तो 2012 में जब 19वीं पशुधन गणना हुई थी तो उसकी अपेक्षा 2017-18 में 4.6% पशुओं की संख्या में वृद्धि हो गई है। यह चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और दोस्तों, अगर बात करें पश्चिम बंगाल की, तो इसमें पशुओं की संख्या में सर्वाधिक वृद्धि हुई है और यह वृद्धि है 23%। इसके बाद आपका तेलंगाना का स्थान आता है, इसमें 22% पशुओं में वृद्धि हुई है। अच्छा, देश में टोटल मवेशियों की संख्या में 0.8% की वृद्धि हुई है। कितने? 0.8% मवेशियों की संख्या में वृद्धि हुई है। और दोस्तों, अगर सर्वाधिक मवेशियों में कमी हुई है उत्तर प्रदेश पे, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि उत्तर प्रदेश का एग्जाम है, तो सर्वाधिक मवेशियों की कमी हुई है उत्तर प्रदेश में। और सर्वाधिक मवेशियों की संख्या में वृद्धि हुई है पश्चिम बंगाल में, यहाँ पे 15% की मवेशियों की संख्या में वृद्धि हुई है। अच्छा, कन्फ्यूजन ये होता है कि मवेशियों की संख्या में वृद्धि बताई जा रही है 15%, और अभी मैंने बताया कि पशुओं की संख्या में पश्चिम बंगाल में वृद्धि हुई है 23%। तो इसका क्या मतलब हुआ? तो दोस्तों, मवेशी और पशु में अंतर होता है। मवेशी वे होते हैं जो हमारे घरों में रहते हैं और पशु के अंतर्गत समस्त वे जानवर जो हमारे घरों में रहते हैं तथा बाहर जंगलों में रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं, वन्यजीव हैं, उन्हें भी पशुओं के अंतर्गत रखा जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और दोस्तों, 2014-15 में 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय पशुधन मिशन और गोकुल ग्राम की स्थापना की गई। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब दोस्तों, बात करते हैं पशुधन विकास की। केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में स्थित है। कहाँ? मैसूर में केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में स्थित है। इस संस्थान ने ग्रीन मिल्क का विकास किया है। ग्रीन मिल्क यानी कि ग्रीन दूध का विकास किया है। इसका रंग दूध की तरह सफ़ेद होता है। क्वेश्चन ये आता है ग्रीन मिल्क का रंग कैसा होता है? ऑप्शन हरा दिया होता है तो बच्चे हरा टिक कर देते हैं क्योंकि उसका नाम है ग्रीन, किंतु यह एक कृत्रिम दूध है जिसका कि पोषक तत्व जिसमें सामान्य दूध की भांति होते हैं और यह दिखता भी सेम दूध जैसा ही है। तो इसका विकास किया है आपके केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान ने। अच्छा, देश का फर्स्ट रोबोटिक डेयरी की बात की जाए तो ये महाराष्ट्र के विरार क्षेत्र में स्थापित की गई है। कौन? फर्स्ट रोबोटिक डेयरी
तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं पशुओं के प्रजनन को स्टॉक फार्मिंग की संज्ञा दी गई है। पशुओं के प्रजनन को स्टॉक फार्मिंग की संज्ञा दी गई है। स्टॉक फार्मिंग किससे संबंधित है, क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे तो आपको बताना होगा कि स्टॉक फार्मिंग पशुओं के प्रजनन से संबंधित है। और दोस्तों वर्ष 1889 में इलाहाबाद में देश के प्रथम मिलिट्री डेयरी फार्म अंग्रेजों द्वारा स्थापित किया गया। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में फर्स्ट डेयरी फार्म कब स्थापित किया गया, तो 1889 में। नाम क्या था, मिलिट्री डेयरी फार्म। और दोस्तों भारत में 7 प्रमुख केंद्रीय पशु प्रजनन संस्थान हैं जिनके नाम आपको याद रखने, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दोस्तों उड़ीसा में 2 हैं, चिपरिमा और सुनबेड़ा। कर्नाटक में हैसरघट्टा, अंदेश नगर उत्तर प्रदेश। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये नाम सभी नाम आपको एक क्रम से और किस स्टेट में याद रखने हैं दोस्तों। दोस्तों राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने किसानों की सहायता हेतु पशु पोषण मोबाइल ऐप की शुरुआत की है। ये क्या बताता है, जानवरों को कौन सा भोजन देना है, कौन सा चारा देना है, अगर जानवर गर्भ से है तो उसे कौन सा भोजन देना है, इसकी जानकारी इस ऐप से प्राप्त होती है, जिसका विकास किया है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। अब हम बात करेंगे गाय के विषय में। दोस्तों भारत गाय एवं भैंसों की संख्या की दृष्टि से विश्व में प्रमुख स्थान रखता है। यहाँ विश्व की 25% पशु पाए जाते हैं। विश्व के 25% पशु भारत में पाए जाते हैं। एक व्यक्ति को दूध की आवश्यकता 280 ग्राम होती है, किंतु भारत में 154 ग्राम ही दूध प्रति व्यक्ति को पहुंच पाता है। यानी कि दूध की जो कमी है भारत में अभी भी है, जबकि दुनिया के 25% पशु भारत में है। दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। दुग्ध उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है, किंतु फिर भी दूध की यहाँ पे कमी है। ये चीज़ आप देख सकते हैं। 54 ग्राम प्राप्त हो रहा है एवरेज में दूध, जबकि आवश्यकता है 280 ग्राम की। दुग्ध उत्पादन को इंक्रीज करने हेतु 1964 और 1965 में श्वेत क्रांति की गई और इसी के अंतर्गत 1970 में आपका ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की गई। ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत 1970 में। तो ये 2 आपको सन भी याद रखने हैं दोस्तों। अब हम गाय की प्रमुख प्रजातियों के विषय में बात करेंगे। कौन सी प्रजाति कहाँ पाई जाती है, इससे एक क्वेश्चन हमेशा बनता है दोस्तों। उत्तर प्रदेश के मथुरा और वृंदावन में कृष्णक गाय पाई जाती है। और साहिवाल की बात करें तो पंजाब की प्रमुख किस्म है। और द्विकाजी गाय हरियाणा में पाई जाती है। थरपाकर और कांकरेज गुजरात और महाराष्ट्र में पाई जाती है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में गंगातीरी, अमृतमाही, खेरी गढ़ी और जर्सी ये गाय प्रमुख रूप से पाई जाती हैं, जिसमें कि सर्वाधिक गाय पाई जाती है जर्सी तथा खेरी गढ़ी आपकी दूसरे नंबर पे पाई जाती है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। अच्छा दोस्तों, गाय की 2 प्रमुख विदेशी प्रजातियां भी हैं, जिसमें एक है गरनसी, दूसरा है आयर सायर। तो इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। गरनसी गाय क्यों फेमस है, क्योंकि यह विश्व की सर्वाधिक दूध देने वाली गाय है। यह एक दिन में 40 to 50 लीटर दूध देती है और यह फ्रांस के गरनसी द्वीप में पाई जाती है। और दोस्तों इसके दूध में 4% वसा होती है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। अब दोस्तों हम बात करते हैं भैंस की प्रमुख प्रजातियों की। तो भदावरी उत्तर प्रदेश में भैंस की प्रमुख प्रजाति है। सूरती गुजरात की है, मेहसाना गुजरात, जाफरबादी गुजरात और मुर्रा की प्रमुख प्रजाति है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है भैंस की प्रमुख प्रजातियों के विषय में। अब बात करते हैं सिप की प्रमुख प्रजातियाँ। दोस्तों बीकानेरी ये सभी प्रजातियाँ दी हुई हैं भाकरवार, तो इन्हें आप ध्यान रखिए दोस्तों। और दोस्तों इससे प्रमुख पॉइंट क्या है, भेड़ की सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल। और भारत में सर्वाधिक भेड़ पाई जाती है राजस्थान में। भारत में सर्वाधिक भेड़ कहाँ पाई जाती हैं, राजस्थान में। और सर्वाधिक ऊन कौन सी भेड़ प्रदान करते हैं, मैरिनो, स्पेन। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों बकरी को गरीबों की गाय कहा जाता है। बकरी को गरीबों की गाय कहा जाता है। जमुनापारी उत्तर प्रदेश के इटावा में पाई जाने वाली प्रमुख बकरी है दोस्तों। उत्तर प्रदेश के एटा, मथुरा, इटावा में पाई जाती है। पश्मीना और अंगोरा ये कश्मीर की प्रमुख बकरियां हैं और व्यावसायिक बकरियां इन्हें कहा जाता है। पश्मीना और अंगोरा व्यावसायिक बकरियां हैं और इनसे ऊन प्राप्त की जाती है। सामान्यतः बकरियों से ऊन नहीं प्राप्त की जाती है, सिप यानी कि भेड़ से ऊन प्राप्त की जाती है, किंतु पश्मीना और अंगोरा कश्मीर की व्यावसायिक बकरियां हैं जिनसे ऊन प्राप्त की जाती है। और पश्मीना की ऊन बहुत ही महंगी होती है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। और ये जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। क्वेश्चन है कि व्यावसायिक बकरियां भारत के किस स्टेट में पाई जाती हैं, तो जम्मू कश्मीर में पाई जाती हैं। वर्तमान समय में भारत मत्स्य पालन में चीन के बाद दूसरे स्थान पे है।
और दोस्तों मत्स्य पालन नवीन उभरता हुआ क्षेत्र है। प्राथमिक तौर पे इसमें 14.5 मिलियन लोग इसमें काम कर रहे हैं। और भारत की सबसे स्वादिष्ट मछली रोहू होती है। और झींगा मछली का सर्वाधिक उत्पादन इंडिया में किया जाता है। और भारत जब सर्वाधिक झींगा मछली का उत्पादन करता है तो भारत झींगा मछली का सर्वाधिक निर्यात भी करता है, यानी विदेशों को बेचता भी है। और दोस्तों जिस तालाब में मछली उत्पादन किया जा रहा है उसकी गहराई, उसमें पानी की गहराई कम से कम 1 मीटर अवश्य होनी चाहिए। दोस्तों अगर बात करें अंतर्देशीय मछली उत्पादन की तो सर्वाधिक मछली उत्पादन करता है आंध्र प्रदेश, किंतु अगर समुद्री मछली उत्पादन की बात करें तो सर्वाधिक उत्पादन होता है गुजरात में। और दोनों को ऐड कर दिया जाए तो टोटल मछली उत्पादन आपका पश्चिम बंगाल में प्रथम स्थान पर है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। मत्स्य उत्पादन में पश्चिम बंगाल आपका प्रथम स्थान पर है, जबकि आंध्र प्रदेश आपका सेकंड पोजीशन पे है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। अब दोस्तों पशुओं की उम्र कैसे ज्ञात की जाती है? तो पशुओं की उम्र ज्ञात करने की 2 विधियाँ हैं। एक तो होता है दांत देखकर और सेकंड होता है जो सींग में पशुओं के निशान बन जाते हैं। सींग पशुओं के सींग में राउंड बन जाते हैं, तो उन्हें देखकर किया जा सकता है। ये देखिए आप, दांत देखकर। और दूसरा होता है सींग देखकर, तो इन्हें आप देख सकते हैं। सींग में 2 वर्ष की उम्र में पहला छर्रा बनता है तथा इसके बाद प्रतिवर्ष 1 बनता है। और दांत देखकर दोस्तों पशुओं में 8 दांत होते हैं, यानी कि 4 जोड़ी दांत होते हैं। और ऊपर के जबड़े में पशुओं के दांत नहीं होते, नीचे जो दांत होते हैं उन्हें कृंतक दांत कहा जाता है। और दोस्तों पहले तो अस्थायी दांत होते हैं, उसके बाद स्थायी दांत निकलते हैं। तो 2 वर्ष में प्रथम स्थायी दांत निकलता है जिसे केंद्रीय कृंतक कहा जाता है। 3 वर्ष में मध्यवर्ती कृंतक, 4 वर्ष में पार्श्वी कृंतक और 6 वर्ष में कोण कृंतक दिखाई देते हैं। तो इन दांतों को देखकर पशुओं की एज ज्ञात की जा सकती है। और दोस्तों पशुओं के गर्भधारण के समय क्या होता है ये भी आपको याद होना चाहिए। दोस्तों गाय का समय होता है 280 दिन गर्भावधि होती है, भैंस की होती है 310 दिन, बकरी की 151 दिन, सुअर की 154 दिन। ये आपको गर्भावधि याद रखनी है। दोस्तों एग्जैक्ट ऐसे ही ऑप्शन में नहीं होते, 280 या 285 दिन दिया जा सकता है, तो उसे आप अपने हिसाब से मैनेज करेंगे। मैंने ये एनसीईआरटी के हिसाब से डेटा दिया हुआ है। दोस्तों राष्ट्रीय पौध संरक्षण प्रशिक्षण संस्थान हैदराबाद में है। राष्ट्रीय पौध संरक्षण प्रशिक्षण संस्थान हैदराबाद में है, जिसकी स्थापना 1996 में हुई थी। और दोस्तों पौध संरक्षण संगरोध एवं भंडारण निदेशालय आपका फरीदाबाद में स्थित है। राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान केंद्र आपका जबलपुर एमपी में है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। दोस्तों अब यहाँ पे बात करेंगे हम पशुओं के प्रमुख बीमारियों के विषय में। पशुओं में कौन कौन सी प्रमुख बीमारियां होती हैं और किस वायरस या जीवाणु किसकी वजह से होती है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दोस्तों खुरपका व मुंहपका जानवरों की प्रमुख बीमारी है, यह वायरस की वजह से होती है। चेचक होता है, ये भी वायरस की वजह से होता है। गाय भैंस बकरी सभी में हो सकता है ये। और दोस्तों ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप इनको नोट कीजिए और याद कीजिए। इसमें कुछ विशेष बताने वाला नहीं है। इंपॉर्टेंट है, इसमें मिल्क फीचर इंपॉर्टेंट है, जो कि कैल्शियम की कमी से होती है और ये गाय की प्रमुख बीमारी है। और दोस्तों जो फिश की बीमारी है, आपकी मछली की बीमारी है, ये इंपॉर्टेंट है, ये अधिकतर पूछी जाती हैं। तो ये आपको ध्यान रखनी है। और किसकी वजह से होता है बीमारी, ये भी आपको ध्यान रखनी है। तो दोस्तों ये हो गया आपका एपिसोड नंबर 3 ग्रामीण विकास और परिवेश का, ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जब आप वीडियो को शेयर करेंगे तभी मुझे मोटिवेशन प्राप्त होगा और मैं इसका नेक्स्ट पार्ट आपको दे दूंगा। दोस्तों आज की इस वीडियो को अगर आप नोट्स बना के ध्यानपूर्वक समझते हैं तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आज के वीडियो से ही फंसेंगे। तो आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप इन्हें अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, तभी आपको नेक्स्ट वीडियो प्राप्त हो सकेगा। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।